दशम सामाजिक विज्ञान। प्यारे भैया बहनों, स्वागत है एक बार आप सबका। भारत के संविधान का निर्माण, इस पर हमने पूरा ये अध्याय है, इस पर हमने चर्चा किया है। पूरा इस पाठ को मैंने पढ़ा दिया है। तो आइए, भारत के संविधान का निर्माण, इसमें बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो मैंने बीच बीच के प्रश्नों को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आइए हम चलते हैं। आज पाठ के आखिरी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए हैं, तो आइए उन प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करें। भारत के संविधान का निर्माण, तो उस पाठ में आप चलिए हम देखते हैं, यहाँ से उस पाठ का जो प्रश्नोत्तर आ रहा है उस पर हम चलते हैं। तो भैया बहनों, यहाँ देखिएगा, पहला प्रश्न, संविधान के मुख्य रूप से किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है? संविधान में मुख्य रूप से किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है, उस पाठ का पहला प्रश्न। तो भैया बहनों, हम देखते हैं यहाँ पर संविधान में शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? तो प्यारे भैया बहनों, हम देखते हैं कि हर देश का एक संविधान होता है और साथ ही किसी देश के संविधान में उस देश की शासन व्यवस्था के नियमों एवं सिद्धांतों का समावेश होता है। संविधान के माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो और सरकार कैसे निर्मित हो, उसका स्वरूप कैसा हो। संविधान का कार्य जो है ना, वो संविधान के दायरे में आता है। फिर सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले अधिनियमों व कानूनों की सीमा निश्चित करता है। ये सीमाएं ऐसी होती है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। प्यारे भैया बहनों, संविधान में मुख्य रूप से उन सभी बातों को सम्मिलित किया गया है जिसमें एक आम नागरिक को भी उसने नियम कानून में बांध रखा है, पर उसके साथ साथ संविधान ने यह भी कहा कि जो सरकारें होंगी, जो उस समय शासन करने वाली सरकारें होंगी, जो सत्ता में होंगी, उनका भी यह कर्तव्य है कि वह संविधान के दायरे में रख करके नियम कानून को लागू करे। वह भी नियम कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। तो इन सभी बातों को संविधान में मुख्य रूप से सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न देखिएगा भैया बहनों, किसी देश के लिए कानून कौन बनाएगा और कैसे? इसे संविधान में दर्ज करना क्यों जरूरी है? किसी देश के लिए कानून बनाने का कार्य संसद का है। हमारे देश में भी संसद है। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी है। ध्यान चाहूंगा आप सभी का, पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम देखते हैं कि जब हमारे देश में कानून बनता है तो संसद को अधिकार दिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनको मिलाकर के संसद कहा गया है। कभी भी कोई भी कानून बनता है तो वह प्रस्ताव या बिल, उसी को विधेयक कहते हैं, वो पहले लोकसभा में आता है, लोकसभा से वो राज्यसभा में जाता है। भैया बहनों, अगर वो राज्यसभा में गया है तो वो लोकसभा में आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? दोनों सदन से उस विधेयक का पास होना जरूरी है, और जब दोनों सदन से वो पास हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, और जब हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है तब वह विधेयक या बिल कानून बन जाता है। जब तक कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हुआ है, जब तक कि राष्ट्रपति ने उसमें अपना दस्तखत नहीं किया है, तब तक वो विधेयक या बिल कहलाएगा। मगर जब राष्ट्रपति ने उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया तो वह विधेयक कानून कहलाता है, वह कानून बन जाता है। तो संसद को यह अधिकार क्यों दिया गया? तो हम जानते हैं कि हमारे संसद में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, जिन्होंने, हमारे देश में वयस्क मताधिकार है, और यहाँ के वयस्क महिला पुरुष द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और यही लोग हमारे देश के लिए नियम कानून बनाते हैं। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते हुआ विधेयक कानून बन जाता है, और इसमें दोनों सदन में वाद विवाद होता है, बहस होता है, कई प्रकार के उस पर चिंतन होता है, और तब जाकर के दोनों सदन से पास होने के बाद वह कानून पास होता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। फिर कहता है, इसे संविधान में दर्ज करना क्यों जरूरी है? बच्चों,
जब तक कि वो कानून बन गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, वो कानून बन गया, मगर वो वैधानिक नहीं माना जाएगा। कब? जब तक कि उसे संविधान में दर्ज नहीं किया जाएगा। जब तक कि उसको संविधान में दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक वो अवैधानिक माना जाएगा। मगर जब उसे संविधान में जोड़ दिया जाता है तब वह संवैधानिक माना जाता है। मतलब वह कानून मान्य और आम लोगों के लिए स्वीकृत माना जाता है, इसलिए उसे संविधान में दर्ज करना आवश्यक है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, भारत और नेपाल के संविधान निर्माण के संदर्भ में क्या अंतर और समानता है? भैया बहनों, भारत और नेपाल दोनों देश के संविधान की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में भी संविधान बना और नेपाल में भी संविधान का निर्माण हुआ है, परंतु हम देखते हैं उसमें क्या समानता और क्या अंतर है, ये उसने जानना चाहा है। तो हम देखते हैं कि जो अंतर है, तो अंतर क्या देखते हैं? गहन वाद विवाद के बाद संविधान सभा का गठन हुआ, फिर प्राचीन व्यवस्था को लेकर मतभेद थे, जनता को संदेह था, शासन व्यवस्था को लेकर मतभेद, ये उसमें अंतर देखने को मिलता है। दोनों देश की परिस्थितियां अलग अलग थी और इसके कारण ये अंतर ध्यान में आता है। मगर समानता क्या? तो दोनों देश के संविधान निर्माण में हम समानता ये देखते हैं भैया बहनों कि वहां पर संविधान सभा का गठन दोनों देशों में हुआ, फिर प्राचीन व्यवस्था का समापन किया गया। वहां भी राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र वहां पर भी था। हमारे यहाँ पहले राजाओं का गढ़ हुआ करता था, उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। फिर लोगों की संविधान पर आस्था, दोनों देशों में ये समान रूप से देखने को मिलता है कि जो संविधान बनाया गया दोनों देशों में लोगों की उस पर गहन आस्था है और वो आस्था आज भी बना हुआ है। फिर नई व्यवस्था में सबको आस्था, अब कहा गया कि अब राजतंत्र नहीं होगा बल्कि अब क्या होगा? लोकतंत्र होगा और हम सब इसका पालन करेंगे, हम अपने लिए सरकार चुनेंगे, हमारे द्वारा सरकारें चुनी जाएंगी। इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई। तो हम देखते हैं कि अंतर में क्या दिख रहा है, तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण विदेशी शासन से मुक्त होने के बाद एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसमें देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल किए गए। साथ ही साथ भारतीय संविधान सभा का गठन ब्रिटिश संसद द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार हुआ था। नेपाल के संविधान निर्माण में हम देखते हैं कि वहां राजशाही के विरुद्ध हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप यह संविधान का गठन किया गया। फिर हम देखते हैं इस संविधान सभा का निर्माण 7 राजनैतिक दलों ने मिलकर के आम सहमति से किया था। संविधान निर्माण के साथ यहाँ राजशाही सत्ता जो है वो समाप्त हुई, जबकि भारत में विदेशी शासन अर्थात अंग्रेजों के शासन का अंत हो गया। फिर आगे कहता है समानता, तो मैं अभी बता रहा था भारत और नेपाल के संविधान के संदर्भ में समानता यह थी कि दोनों संविधान सभाओं का उद्देश्य एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना है। साथ ही संविधान सभा में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे। दोनों ही संविधान सभाओं का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना था। भैया बहनों, ये अंतर और समानता हमें दोनों देश के संविधान का अध्ययन करने के बाद देखने को मिलता है। आगे कहता है कि संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था? एक अच्छा प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था। तो आइए लोकतांत्रिक कैसे हम कह सकते हैं, तो हम देखते हैं भैया बहनों, पहली चुनी गई प्रांतीय सभाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। मतलब हम 1935 का अधिनियम जानते हैं। 1935 के अधिनियम में हमारे भारत के लोगों द्वारा प्रांतीय सभाओं में प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। तो किसके द्वारा चुना गया? यहाँ के लोगों के द्वारा। फिर यही प्रतिनिधि को किस में शामिल किया गया? संविधान सभा में शामिल किया गया। मतलब वो किसके द्वारा चुने गए हैं? लोगों के द्वारा चुने गए हैं। अर्थात जनप्रतिनिधि ही संविधान सभा में थे, मतलब वो जनता के प्रतिनिधि थे और उसको संविधान सभा में शामिल किया गया। तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक मानी जा सकती है। मगर क्या हम इसे पूर्णतः लोकतांत्रिक कहेंगे? नहीं भैया बहनों। अगर हमारे देश में संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उस समय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
प्रतिनिधि चुने जाते, संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता और वे चुने हुए लोग अगर संविधान सभा में शामिल होते तो हम कह सकते थे कि भारत का संविधान लोकतांत्रिक है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो 1935 के अधिनियम में थे उनको संविधान सभा में भेजा गया और इनके द्वारा हमारे संविधान का गठन किया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान सभा का गठन हुआ काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक था, मगर पूर्णतः लोकतांत्रिक इसे नहीं कहा जा सकता। भैया बहनों, ये पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं और भी इसमें ये नीचे के 3 प्रश्नोत्तर निबंधात्मक हैं। इस पर मैं अगले कालखंड में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का। घर में रहें, स्वस्थ